हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बात। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर को हमने इस वीडियो में कर दिया है सफाया, वो भी बहुत ही प्यारे तरीके से। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं विनय कुमार। आप मेरा चैनल देख रहे हैं बार्ट्स स्टडी चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छात्रों। चलिए अब हम देखते हैं पहला टॉपिक अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, उसका डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। हमने एग्जाम्पल में ले रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होता है, ये सूचक होता है, इससे मालूम चलता है कि कोई विलयन अम्ल है या फिर क्षार है। देखिए लिटमस क्या है ना प्यारे बाबू, यहाँ पर लिटमस क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, और यह पदार्थ का लाइकेन नामक पौधा से हमको मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसका लिटमस पेपर क्यों नाम पड़ा, तो इस जो हमारा ये पदार्थ है लिटमस, उसका हम क्या करते हैं, इस पेपर पे लेप लगाते हैं। कोई पेपर रहता है, उस पर लिटमस का लेप लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, लिटमस पेपर हो जाता है। तो इससे हम यूज़ करते हैं कि कोई विलयन क्षार है या फिर अम्ल है। तो चलिए, आपने जान लिया कि लिटमस पेपर क्या होता है। अब देखिए, तो फिर एक बार मैं चर्चा करता हूँ। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, मतलब बहुत से हम ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, तो उसमें कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखिए, पहला हम लेते हैं सिरका। क्या, सिरका। तो सिरका में प्यारे बाबू क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, नींबू लेता हूँ। तो नींबू में बाबू आपका मिलता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और तीसरा मैं लेता हूँ इमली। तो इमली में बाबू क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, और प्यारे बाबू आपको कभी कभी भौरा या फिर चींटी काटा होगा, तो क्या होता होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि जलन जैसा महसूस होता होगा। तो वो लोग भी क्या करते हैं ना, अपने डंक से एक अम्ल छोड़ते हैं जिसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल प्यारे बाबू, कि मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये मैंने अम्ल के बारे में इतना ढेर सारी बातें की। आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो प्रिय छात्रों, हम लोग देखते हैं कि अम्लों का प्रकार। तो अम्ल दो प्रकार का होता है, जिसमें हमने पहला ले रखा है कि प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल का परिभाषा क्या है, वे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा तथा जल की मात्रा कम होती है, प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है प्यारे बाबू, कहने का मतलब जो हमारा अम्ल होता है ना, उसमें केवल अम्ल ही नहीं होता है, उसमें जल और अम्ल की दोनों की मात्रा रहती है। तो कहने का मतलब कि वे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा तथा जल की मात्रा कम होती है, प्रबल अम्ल कहलाता है। हमने उदाहरण में ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, मान लीजिए 100 ग्राम अम्ल है। ठीक है, 100 ग्राम अम्ल है, तो इसमें मान लीजिए 100 ग्राम का हमारा प्रबल अम्ल है, तो मान लीजिए इसमें 80 ग्राम हमारा अम्ल और 20 ग्राम हमारा क्या हो जाए, जल हो जाए। ठीक है, 80 ग्राम अम्ल 20 ग्राम जल हो जाए, तो ये हमारा क्या, प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा दुर्बल अम्ल होता है। वे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। उदाहरण में हमने लिया HCN और CH3COH।
तो ये हमारा दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल में 80% पानी हो जाएगा और 20% का क्या हो जाएगा, हमारा अम्ल हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो प्रिय छात्रों हम देखते हैं कि क्षारक क्या होता है। तो क्षारक देखिए मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीव्र या कड़वा होता है। आपने बहुत से ऐसे पदार्थ को खाया होगा जिसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वे क्षारक है। तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षारक कहलाता है। कहने का मतलब लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, एक लाल होता है और एक नीला होता है। तो ये क्षारक क्या करता है, पहले वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। मैंने उदाहरण लिया क्षारक में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों इसको देखिए ना, ये कहाँ पाया जाता है, जो आप घर में साबुन यूज करते हो ना उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा खारा जल रहता है उसको मृदु बनाने में किया जाता है। और हो गया किस में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या प्यारे बाबू, ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा होता है उसमें यूज किया जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने जान लिया क्षारक क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आशा रखता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो प्यारे बाबू अब हम लोग देखते हैं कि सूचक क्या होता है, ठीक है। तो सूचक का मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, समझाता हूँ। इसकी सहायता से हम अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं। इनका रंग व गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। तो प्यारे बाबू सभी अम्ल और क्षार को हम क्या करते हैं, अपने जीभ से चख के पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे अम्ल और क्षार इतने भयंकर है ना प्यारे बाबू कि आपका जीभ या आपका जो शक्ल है ये सभी को जला देते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा या मूवी में, फिल्म मूवी में देखा होगा कि मुंह पर उसके क्या फेंक दिए, एसिड्स फेंक दिए। तो एसिड्स इतने खतरनाक होते हैं ना, हम अपने जीभ से या फिर जीभ वगैरह से हम लोग चख के पता नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, सूचक की खोज की हमने। तो सूचक क्या होता है, वही मैंने देखा कि सूचक की परिभाषा लिखा हूँ। इसकी सहायता से हम अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं। अम्ल या क्षार का पहचान करने के लिए, ठीक है, इनका रंग व गंध। देखिए बहुत से ऐसे सूचक होते हैं जिनका रंग चेंज हो जाता है तो हम पहचान जाएंगे, और बहुत से ऐसे सूचक हैं जिसका गंध ही चेंज हो जाएगा, गंध चेंज हो जाएगा या फिर गंध ही खत्म हो जाएगा, तो हम उसकी हेल्प से पहचान कर लेंगे। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया सूचक के प्रकार। तो सूचक प्यारे बाबू 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित या फिर कृत्रिम सूचक, मतलब जो मानव ने बनाया, और तीसरा है गंधीय सूचक। तो चलिए इन तीनों सूचकों के बारे में बारी बारी से बातें करते हैं। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज। दोस्तों हम देखते हैं कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है। तो वे सूचक जो प्रकृति में उपस्थित पौधों से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाता है। कहने का मतलब ये हमारा जो प्रकृति में पौधा होता है उससे मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने ले रखा है लिटमस पेपर। तो देखिए प्यारे बाबू ये लिटमस पेपर जो होता है 2 प्रकार का होता है, मैंने बताया आपको। एक होता है नीला रंग का और एक होता है लाल रंग का। तो अभी मैंने लिटमस पेपर के बारे में इसके पहले बहुत ज़्यादा बताया। तो चलिए अब मैं यहाँ सीधा बात करता हूँ। तो लिटमस पेपर जो है, नीले रंग वाला लिटमस पेपर अम्ल में जब हम डालेंगे ना प्यारे बाबू तो ये हो जाएगा लाल रंग का। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस पर बना हुआ है और लमसम हर बोर्ड में पूछता है, ठीक है, हर साल पूछता है। तो इसको याद करने के लिए क्या करिए ना, देखिए जब किसी के ऊपर अम्ल फेंकेंगे या किसी के ऊपर अम्ल गिरेगा तो क्या होगा, गुस्सा में एकदम लाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में ऐसे करके याद रखिएगा कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है, और फिर वही लाल लिटमस पेपर जब क्षार में पड़ता है तो क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है।
अब दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले रखा है हल्दी का। हल्दी भी प्यारे बाबू एक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। देखिएगा, जब हल्दी को हम ना अम्ल में डालेंगे, जब हम हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो ये अपना रंग को चेंज नहीं करेगा, मतलब जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है। और इसी हल्दी को जब हम इस क्षार में डालेंगे तो ये अपना रंग चेंज कर लेगा, लाल या भूरा रंग का हो जाएगा। आप इसका परीक्षण किए होंगे। ठीक है, आप इसका क्या परीक्षण किए होंगे? जैसे कोई वाइट रंग का शर्ट हो या फिर वाइट रंग का दस्ती हो, कोई भी वाइट रंग का अगर वस्त्र हो, अगर आप सब्जी वगैरह खाते वक्त या फिर कहीं पर बारात वगैरह गए होंगे, वहाँ पर अगर सब्जी वगैरह गिर गया होगा तो आप क्या करते होंगे? घर पे आते होंगे, उसको क्या साबुन या फिर निरमा वगैरह से धोते होंगे। तो निरमा या साबुन ये क्या है? हमारा एक क्षार है। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि NaOH क्या होता है, निरमा में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? एक क्षार है। तो इसको जब हम घसेंगे ना उस कपड़े पर, तो उसका देखेंगे रंग छूटने के बजाय क्या हो जाएगा? लाल या फिर भूरा हो जाएगा। तब बहुत ज़्यादा घिसेंगे तब जाके वो ख़त्म होगा। तो पहले तो शुरू में वो लाल या भूरा हो जाएंगे। आप इसका परीक्षण घर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हो गया आपका प्राकृतिक सूचक। आप इसको क्या करिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। छात्रों, हम लोग देखते हैं कि संश्लेषित सूचक क्या होता है। देखिए, वे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे संश्लेषित सूचक, या आप इसको बोल सकते हो कि कृत्रिम सूचक। ठीक है, कृत्रिम मतलब जो हम लोग बनाते हैं, जो हम मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आपने संश्लेषित सूचक क्या होता है जान लिया कि वे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इन सूचकों को मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने उदाहरण में ले रखा है, जिसमें पहला ले रखा है फिनाल्थलीन। ठीक है, और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। तो देखिए, इस फिनाल्थलीन को ये कैसा होता है, आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। मेरे पास फिनाल्थलीन तो है नहीं और न ही डिजिटल बोर्ड है कि मैं आपको इसका फोटो दिखा सकूँ। तो आप मोटा मोटा समझिएगा, कुछ ऐसा लिक्विड फॉर्म में रहता है ऐसे वाले डिब्बे में। ठीक है, डिब्बा थोड़ा बड़ा रहता है और इस डिब्बे में लिक्विड फॉर्म में रहता है और इनका रंग क्या रहता है? रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। तो इस डिब्बे को जब प्यारे बाबू ऐसा डिब्बा रहता है, जब हम इसको अम्ल में ऐसे गिराते हैं ना, तो अम्ल में जब गिराते हैं तो उसका रंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, उस फिनाल्थलीन का रंग चेंज नहीं होता है। ठीक, फिनाल्थलीन को जब हम अम्ल में गिराते हैं तो उसका रंग ही चेंज नहीं होता है, और वही जब हम इसको क्षार में गिराएंगे ना तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी कलर का रंग का हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही मेथिल ऑरेंज भी हमारा, अगर हम मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और फिर वही हम क्षार में जब डालेंगे मेथिल ऑरेंज को जब हम क्षार में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। ये सभी क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित होता है और इस लिक्विड फॉर्म में ऐसे डिब्बे में बना रहता है। ठीक है, तो आपने जान लिया। ये आपको याद रखना चाहिए कि फिनाल्थलीन और मेथिल ऑरेंज क्या है? हमारा संश्लेषित सूचक, या बोल सकते हो इसको एक और नाम से कि कृत्रिम सूचक। ठीक, तो प्यारे बाबू अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो प्रिय छात्रों, हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार, जो कि है हमारा लास्ट, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होता है? वे सूचक जो अम्ल व क्षार की पहचान अपने गंध की सहायता से करता है, गंधीय सूचक कहलाता है। ये आपका प्यारा सा डिफिनेशन हो गया। देखिए, गंधीय सूचक का हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, जिसमें पहला है प्याज का रस। ये क्या है? गंधीय सूचक है। तो प्यारे अब प्याज का रस क्या है ना, प्याज का रस को जब हम अम्ल में डालेंगे तो इसमें से एक तीक्ष्ण प्रकार का गंध निकलेगा। ठीक है, एक तीक्ष्ण प्रकार का गंध निकलेगा, और उसी प्याज के रस को जब हम क्षार में मिलाएंगे तो उस प्याज का जो रस है ना, वो प्याज के रस का जो गंध है वो समाप्त हो जाएगा, मतलब कोई गंध ही नहीं निकलेगा। आप प्याज वगैरह को जब देखेंगे, सूंघेंगे तो उसमें से कुछ स्मेल आता है। ठीक है, उसमें से कोई गंध आता है, तो क्षार में उसका गंध ही खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार वेनिला क्या होता है? आप लोग वेनिला
फ्लेवर का आइसक्रीम खाए होंगे, या फिर कहीं पे अगर आपका बर्थडे में जो केक वगैरह होता है तो वैनिला फ्लेवर का भी केक हमको मिलता है। तो वैनिला एक प्रकार का क्या होता है, पौधा होता है, ठीक है। इसकी खेती भी की जाती है वैनिला का, ठीक है। तो वैनिला की खेती भी की जाती है। तो ये वैनिला को जब हम अम्ल में मिलाते हैं, इस वैनिला को जब हम लोग अम्ल में मिलाते हैं तो इसके गंध में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब जैसा गंध रहता है वैनिला का वैसा ही रहता है। और इसी वैनिला को जब हम इस क्षार में मिलाएंगे तो इस वैनिला का गंध ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमने लिया है लौंग का तेल। लौंग से आप सभी लोग परिचित हो। तो इस लौंग के तेल को जब हम अम्ल में मिलाएंगे तो जैसा लौंग के तेल का गंध रहता है वैसा ही रहेगा, और उसी प्रकार जब हम इसको क्षार में मिलाएंगे तो इसका गंध ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आप तीन इसका एक उदाहरण ले लीजिएगा गंधीय सूचक का, ठीक है प्यारे बाबू। तो आप क्या करिए ना, इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ अम्लों की रासायनिक गुणधर्म लिख रखा है, हम आपको समझाते हैं। देखिए अम्लों के रासायनिक गुण में पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। तो धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। प्यारे बच्चों, जब हमारा अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो फिक्स है कि वह हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। तो ये आपका पहला रासायनिक गुणधर्म है। तो देखिए यहाँ हमने Fe+2HCl को आपस में अभिक्रिया करा रखा है, जहाँ से हमको यहाँ FeCl2+H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ हमारा निकल रहा है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो आयरन का हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया, तो यहाँ मिला हमको फेरिक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा हमको यहाँ रासायनिक गुणधर्म क्या मिलता है कि धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आप इसको लिख सकते हो बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसके साथ जब हम अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो लिखते हैं क्या, जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस निकलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब कि जब हमारा धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमारा जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हमारा कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 2HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया। तो यहाँ मिला हमको CaCl2 और प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए यहाँ हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, हमारा धातु कार्बोनेट है, ठीक है। और 2HCl ये हमारा क्या है, एक अम्ल है, ठीक। और CaCl2 ये हमको कैल्शियम क्लोराइड एक लवण मिला, और फिर यहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और फिर यहाँ पर हमको क्या मिल गया, जल मिल गया। तो कहने का मतलब जब हम धातु कार्बोनेट और अम्लों को एक साथ में अभिक्रिया कराते हैं हमको क्या क्या मिलता है, लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है, ये आपने देख रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बोल सकते हो कि बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, CaHCO3 का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक। और यहाँ पर क्या है, अम्ल हमारा क्या है 2HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हमको लवण मिल गया, और यहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया 2CO2, और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, जल मिल गया, ठीक है। ये आपका अम्लों की रासायनिक गुण में 2 हो गया, एक और है। चलिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण में तीसरा जो कि है आपका
धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, जब हमारा अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, धातु ऑक्साइड क्या होता है, जब कोई भी धातु, देखिए ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एक कैल्शियम हमारा क्या है, एक धातु है, यह हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ सोडियम, ठीक है, अभी यह सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। जैसे मैं लेता हूँ Fe यानी आयरन, ठीक है, Fe, जैसे मैं लेता हूँ Fe। अब यह लोहा क्या करेगा ना प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, यानी बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, धातु ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वही बातें हो रही है कि धातु ऑक्साइड के साथ जब हम अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए हमने लिख रखा है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आपको क्या मिलता है, लवण और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। कोई भी धातु ऑक्साइड रहेगा जब वह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनेगा, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ हमने लिख रखा है कि धातु ऑक्साइड और प्लस में अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो यहाँ हमने धातु ऑक्साइड में ले रखा है कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया कराया है हमने HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और ये हमारा लवण यहाँ पर प्राप्त हुआ है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और प्लस में हमको जल मिला है H2O, ठीक है। तो ये आपका अम्लों की रासायनिक गुण खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि पढ़ने वाले हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चल। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में हमने पहला गुणधर्म लिखा कि धातु के साथ क्रिया, मतलब जब हमारा क्षारक धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा क्षारक और यहाँ लिखा प्लस धातु, मतलब क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण या लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब कोई भी जब क्षारक हमारा धातु के साथ क्रिया करता है तो कोई लवण बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ हमने देखिए एक क्षारक ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका यूज हम साबुन वाले में, इसका यूज हम किस में करते हैं, साबुन बनाने में, ठीक है, जो हम साबुन यूज़ करते हैं घर में उसका, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने क्षारक लिया और हमने धातु को क्या लिया, जिंक धातु लिया, ठीक है। तो ये क्या, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना है, सोडियम जिंकाइड, ठीक है, और प्लस में हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रहा है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब जब हम धातु के साथ क्रिया, क्षारक का धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरा हमने रासायनिक गुणधर्म ले रखा है कि कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कि कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जिसको अगर हम गर्म करें तो वह क्षारीय ऑक्साइड मतलब कोई क्षार है, जैसे हमारा क्या है, देखिए कोई क्षार है, ठीक है, कोई क्षार है, वह अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ऑक्साइड मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और प्लस में हमारा क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिए यहाँ हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये जो त्रिभुज का निशान ऐसे बना हुआ है, ये मतलब क्या दर्शा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है, और ये क्या फिर प्लस में जल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। और अब इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, जो कि है तीसरा
अब हम क्षारक का क्या करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। मतलब जब हम क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है जब अम्ल के साथ क्षार का क्रिया कराया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब अम्ल के साथ क्षार का क्रिया कराया जाता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब अम्ल के साथ क्षार का क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, लवण और जल। ठीक है, लवण और जल का निर्माण होता है। और प्यारे बच्चों इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको दो फायदा हुआ, आपको ये मालूम चल गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्लस क्षारक का रासायनिक गुणधर्म भी तीसरा आपको मालूम हो गया। तो देखिए यहाँ हमने क्या ले रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, और प्लस में हमारा जल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक क्षार है, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड ये हमारा क्या है, लवण है, और H2O हमारा क्या है, जल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में जान लीजिए। पीएच स्केल क्या होता है, इससे हम किसी विलयन का, कोई विलयन क्षार है या फिर अम्ल है, उसकी पता लगाते हैं। देखिए अगर हमारा पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान अगर हमारा 1 से लेके 6 तक आएगा, ठीक है, अगर हमारा पीएच मान 1 से लेके 6 तक आएगा तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अगर पीएच मान 1 से लेके 6 तक आएगा तो अम्ल कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर पीएच मान 7 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीनी। क्या बोलेंगे, उदासीनी, उदासीनी। ठीक है, मतलब वह ना अम्ल है और ना ही क्षार है। और अगर वही पीएच मान 8 से लेके 14 तक आए तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्षार बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आ गया पीएच मान। तो पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं, आपको एक पीएच स्केल दिया रहेगा और इसमें क्या रहता है ना प्यारे बच्चों, इसमें जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कलर दिया रहता है। तो हम जब उसको कागज़ को, पीएच स्केल को किसी विलयन में डुबोते हैं तो उसमें कोई ना कोई कलर आएगा, तो उस कलर को हम लेकर इसमें मिलाएंगे कि कौन से कलर में मिलेगा। जिस कलर में मिल जाएगा पीएच मान वही हो जाएगा उस विलयन का। ठीक है, तो ये पीएच स्केल होता है। अब पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में महत्व तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पीएच स्केल का महत्व है। तो देखिए हमारा शरीर, पहला पॉइंट है कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। कहने का मतलब जो हमारा शरीर है वो किस पीएच वैल्यू पर काम करता है, 7.0 से 7.8 के बीच। अगर प्यारे बच्चों अगर हमारा पीएच मान लीजिए 6 आ गया तो कहने का मतलब हमारे शरीर में रोग पकड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर 8 हो गया या फिर 9 हो गया। ठीक है, मतलब पीएच वैल्यू हमारे शरीर का 7.0 से 7.8 के बीच ही रहना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए। अब देखिए दूसरा है हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय मतलब कि दांत हमारा क्या होता है, झड़ने लगता है यानी टूटने लगता है अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 5.5 से कम ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं यानी मंजन करते हैं। ठीक है, मंजन जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है, क्षार होता है, और ज़्यादा क्षार नहीं होते, हल्का फुल्का हल्का क्षार रहता है, हल्का क्षार की रहता है मंजन हमारा। जब उसको करते हैं ना तो क्या करता है, हमारे मुंह का जो अम्लीयता है उसको कम करता है। आप सभी जानते हो कि क्षार ही केवल एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लता को कम करता है। तो हम मंजन इसलिए करते हैं कि वो हमारे मुंह की अम्लता को कम कर दे। तो ठीक है, आप ये भी जान गए। अब देखिए
तीसरा है हमारा, जब मृदा का पीएच मान 7 के निकट, कितना 7 के निकट होता है तो फसल की उपज अच्छी होती है। प्यारे बच्चों, आपके गांव में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने खेत की मिट्टी का जांच कराने के लिए देते होंगे लैब में। तो वहाँ पर क्या होता है, उस मिट्टी का पीएच वैल्यू ही चेक की जाती है, ठीक है, कि वह मिट्टी क्या है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो क्या करते हैं, अगर हमारा क्या बोलते हैं कि जब मृदा का पीएच 7 के निकट होता है तो फसल की अच्छी उपज होती है। तो हमारे देखते हैं कभी कभी पीएच मान, अगर मान लीजिए मिट्टी का 6 आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें खाद वगैरह डालकर और इसकी जो अम्लीयता हो गई, जो मिट्टी हमारी अम्लीय हो गई है, मतलब 6 मतलब कि अम्लीय हो गई है, तो जो हमारा खाद होता है डाई, यूरिया, पोटास, ये क्या होता है, क्षारकीय होता है। तो इसको जब छिड़कते हैं तो मतलब जो अम्लीयता का गुण बढ़ा रहता है वो कम कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा, हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो पीएच वैल्यू हो 7 के निकट आ जाए, जिससे हमारी फसल अच्छा खासा उपज हो, ठीक है। तो और देखते हैं, चौथा हमारा है कि पेशाब का पीएच, जो हमारा पेशाब होता है यानी मानव का मूत्र, वो हमारा 6 होता है, ठीक है, मतलब हल्का हल्का अम्लीय टाइप का होता है, ठीक है। पेशाब में मैं बता देता हूँ कि 98% अमोनिया होता है और 98% केवल जल, 98% पेशाब में जल रहता है, ठीक है, 98% जल रहता है और 2% में वही अमोनिया वगैरह रहता है, ठीक है। फिर मानव रक्त का पीएच देखते हैं, मानव का खून 7.4, ठीक है, पीएच कितना होता है, 7.4। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो पीएच स्केल दिए हैं, ये पीएच स्केल को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है, सोरेनसन, ठीक है प्यारे बच्चों। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पीएच स्केल को किसने बनाया है, सोरेनसन ने बनाया, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपने पीएच स्केल देख लीजिए, आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। हाँ, तो प्रिय छात्रों, हम लोग देखते हैं कि कास्टिक सोडा का निर्माण विधि, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आखिर बनता कैसा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सोडियम क्लोराइड, क्या, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मतलब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित का मतलब होता है पर बच्चों की टूट कर, ठीक है, वियोजित होकर मतलब टूट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड का हम जलीय विलयन लेते हैं और उसमें करंट देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम क्लोराइड टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में अलग हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने यहाँ क्या एग्जाम्पल ले रखा है, आप इसको लिखिएगा। देखिए, मैंने उदाहरण क्या लिया कि 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का, फिर हमने यहाँ प्लस किया 2H2O मतलब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया, मतलब उसमें जल को इंक्लूड कर दिया तो जलीय विलयन हो गया। फिर हमने वहाँ पर दिया करंट, इसमें क्या दिया, करेंट दिया, ठीक है, करेंट दिया तो ये हमारा 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 प्लस H2 गैस में क्या हो गया, वियोजित हो गया, मतलब प्यारे बच्चों टूट गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसका यूज़ साबुन, जो हम लोग घर में साबुन यूज़ करते हैं उसमें किया जाता है, तो ठीक है, देखते हैं हम इसका उपयोग देखते हैं। देखिए, साबुन बनाने में, कहने का मतलब जो हमारे घर में साबुन यूज होता है उसमें उसको बनाने में हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद रहता है, ठीक है। कृत्रिम रेशे, जो हमारे कपड़े बनते हैं, कुछ रेशे तो नेचुरल रेशे रहते हैं और कुछ रेशा ऐसा रहता है, रेशे से प्यारे बच्चों कपड़ा बनता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो हम मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो कहने का मतलब उसको बनाने के लिए हम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कागज़ निर्माण, देखिए जो हमारा कागज़ होता है वो पेड़ से बनता है, ठीक है। तो उसमें पेड़ से बनाने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब जो हमारा कागज़ बनता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का।
तेल शोधन, जो हमारा तेल वगैरह है जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये हमारा क्या ज़मीन के अंदर से मिलता है। ठीक है बाबू, ये ज़मीन के अंदर से जब मिलता है ना तो ये डायरेक्ट यूज़ करने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, तो हम इसको कई प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी तेल का हम शोधन करते हैं, तो उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि और उपयोग। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो ठीक इसी प्रकार लिखिएगा, निर्माण विधि लिख दीजिएगा, फिर उदाहरण एक लिख लीजिएगा, और उपयोग नहीं लिखे पूछा रहेगा तब भी उपयोग भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं विरंजक चूड़ का निर्माण विधि। ठीक है, तो ये हमारा विरंजक चूड़, इसका देखिए सूत्र है CaOCl2, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका सूत्र CaOCl2 होता है और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। तो चलिए इसका हम देखते हैं निर्माण विधि। तो क्या लिखा है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो, ठीक है प्यारे बच्चों, जब शुष्क बुझा हुआ चूना को हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, विरंजक चूड़, यानी CaOCl2 कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या एक उदाहरण लिया है, क्या है उदाहरण, देखिए CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक शुष्क बुझा हुआ चूना है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसके क्रिया हमने करा दिया Cl2 यानी क्लोरीन गैस से। तो इसके बाद हमको क्या मिला, CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और साथ में हमारा जल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये आपका विरंजक चूड़ का निर्माण विधि है, आप इसको ध्यान से रखिएगा ध्यान में। ठीक है, अब देखिए हम इसका उपयोग की बात करते हैं कि इस विरंजक चूड़ का हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला है जीवाणुनाशक के रूप में। ठीक है, मतलब जो हमारे जीवाणु आसपास रहते हैं, हानिकारक जीवाणु जो हमारे अगल बगल रहते हैं या फिर कहीं पर भी जीवाणु रहे, उनको हम अगर इसका यूज उसको मारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जीवाणुनाशक के रूप में, जल के शुद्धिकरण में। ठीक है अगर जल वगैरह में जो जीवाणु कीटाणु या जो भी बेकार चीज़ें रहते हैं उनको मतलब ख़त्म करने के लिए और जल को शुद्ध पीने योग्य बनाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, और चीनी को सफ़ेद करने में, यानी जो हमारे घर में चीनी आती है इतनी उसमें लाइट रहती है। ठीक है, चीनी में कितना लाइट रहता है, तो उसकी सफ़ेदी जो दिखता है ना वो किसके बावजूद दिखता है, एक विरंजक चूड़ के बावजूद दिखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चीनी को सफ़ेदी करने में। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं कि बेकिंग या खाने का सोडा का निर्माण विधि। तो यहाँ हम क्या देखिए क्या है कि इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट, क्या प्यारे बाबू, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। कहने का मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त जलीय विलयन, ठीक है, में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम गैस को देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, बेकिंग या खाने का सोडा, जिसका हमने सूत्र लिख रखा है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो प्यारे अब यहाँ पर हमने देखिए क्या ले रखा है, NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का हमने अभिक्रिया कराया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो हमको यहाँ पर क्या मिला, जल मिला, H2O मिला, और फिर 2NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो निर्माण विधि में इसका इस प्रकार निर्माण किया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर खाने का सोडा का निर्माण विधि आएगा तो इस प्रकार के लिख दीजिएगा और यहाँ पर एक सूत्र को लिख दीजिएगा, फिर उसका उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या होता है
पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है। पहला उपयोग है कि पेट की अम्लता को दूर करने में। देखिए प्यारे बच्चों, जब हमको ढकार आती है, हिचकी आती, ढकार आती है बहुत किस्म का ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे पेट के अंदर जो है अम्लता अधिक हो जाता है, ठीक है। इसी कारण हिचकी आती है, तो बहुत अजीब ढंग का लगता है, गला जलने लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पेट में अम्लता, मतलब कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनो लेते हैं। तो इनो में क्या होता है, इनो में क्या होता है, क्षार होता है। तो क्षार हम पीते हैं तो क्या कर देता है, अम्लता, मतलब अम्ल को उदासीन करने लगता है, मतलब कि अम्ल की मात्रा कम होने लगती है। तो हमारा जो क्या है, जो हिचकी आती है या फिर जो ओक आता है, ओक टाइप का, वो हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चर्म रोगों के निदान में, ठीक है। तो ये हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है चर्म रोग के निदान में, मतलब चर्म, अगर कोई चमड़ा वाला रोग हुआ होगा किसी को, तो उसके उपचार करने में हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तीसरा है कच्चे दूध के फटने हेतु, कच्चे दूध के फटने के बढ़ाने हेतु। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडा का यूज कच्चे दूध में कर देना प्यारे बच्चों, तो जो दूध 4 घंटा में फटने वाला है वो 8 से 1 दिन में फटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम उसमें डाल देंगे कच्चे दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, तो हमारा जो दूध है कई, मतलब ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आपके स्कूल कॉलेज में भी आग बुझाने वाला यंत्र रखा होगा, या फिर आपके गांव में कभी कभी क्या होता है, किसी का झोपड़ी जलता है या किसी का मकान में आग जब लगती है, तो देखे होंगे कोई एक बड़ी सी गाड़ी आती है, उस पर लाल रंग का टैंकर लद के, तो क्या है, आग बुझाने वाला यंत्र है। तो उसमें क्या है कि खाने का सोडा, यानी कहने का मतलब इसमें क्या होता है, CO2 गैस होता है, ठीक है, उसमें CO2 गैस होता है। तो इसमें CO2 गैस जो NaCO3 है, इसमें CO2 गैस मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये CO2 गैस क्या होता है ना प्यारे बच्चों, हवा को, मतलब आग को आसानी से बुझा देता है, ठीक है। तो ये आपका बेकिंग या खाने के सोडे का उपयोग था और इसकी ये निर्माण विधि थी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रिय छात्रों, अब हम लोग देखते हैं कि धोने का यानी धावन सोडा कैसे बनता है, उसका निर्माण विधि। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं। तो ये रासायनिक सूत्र है Na2CO3, क्या है प्यारे बच्चों, Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब होता है प्यारे बच्चों डेका, ये डेका शब्द जो है 10 के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेका के लिए 10 के लिए क्या डेका शब्द यूज़ किया जाता है। और हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जल है, तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, रासायनिक नाम हो गया। तो ये कैसे इसका निर्माण होता है, चलिए चेक करते हैं। देखिए हम इसका देखें, इसमें NaCl NH3CO2 को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो सबसे मैं इसको जानकारी के लिए बताता हूँ, इसका जो निर्माण विधि है 3 चरण में पूरा होता है, ठीक है। कितने चरण में, 3 चरण में। तो हम पहले चरण की बात कर रहे हैं। तो पहले चरण में हमारा NaCl NH3 + CO2 को तीनों को एक साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे में हमको क्या मिलता है, NaHCO3 और NH4Cl, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और NH3 यानी अमोनिया, और प्लस CO2 यानी हाइड्रोजन गैस को एक साथ जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है प्यारे बाबू, NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, और साथ में क्या अमोनिया क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, सुखवा के गर्म करके सुखवा के लेके आते हैं, अलग करके NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को इधर लेके आते हैं, और इसको इसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। जब ये 2NaCO3 को हम उष्मा देते हैं तो ये हमारा क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट जो कि है Na2CO3, और साथ में हमारा जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा दूसरा चरण कंप्लीट। अब हम तीसरे चरण में क्या करते हैं, देखिए पहला चरण है, दूसरा चरण है, और ये है तीसरा चरण। तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, इस सोडियम कार्बोनेट को लेके आते हैं और इसका हम अभिक्रिया करा देते हैं
H2O जल के साथ यानी 10 जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो तब जाके हमारा क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है फिर बच्चों, तो ये 3 चरण हमारा जब पूरा होता है तो तब जाके हमको क्या मिलता है, धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा। ठीक, तो ये 3 चरण आप इसको देख लीजिए। अब हम इनके उपयोग की बात करते हैं। तो उपयोग ये देखिए, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग की बात करूं मैं तो पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन के रूप में। ठीक है, पेट्रोलियम मतलब जो हमारा पेट्रोल होता है, जो हमारा पेट्रोल ये कहाँ पाया जाता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है फिर बच्चों, तो पेट्रोल हमारा जब निकलता है ना तो क्या सीधे यूज़ करने योग्य नहीं रहता है, सबसे पहले उसका शोधन किया जाता है। और पेट्रोल कैसे बनता है, कोई जीव जंतु जो पहले से दबे हुए हैं उसी से हमारा क्या पेट्रोल का निर्माण होता है, वो सड़ता गलता है और तो फिर उसी से हमारा पेट्रोल बनता है। तो पेट्रोल शोधन किया जाता था। धातु शोधन, धातुओं का भी शोधन होता है, जब हमारा ज़मीन के अंदर से जो धातु निकलता है उसका भी शोधन हम करने के लिए इस धावन सोडा का यूज़ करते हैं। तो तीसरी बात, आग बुझाने वाले यंत्रों में, जो हमारे आग बुझाने वाले जितने भी यंत्र हैं उसमें यूज़ हम क्या करते हैं, धावन सोडा का यूज़ करते हैं। और जल की कठोरता दूर करने में भी हम धावन सोडा का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब जो हमारा साबुन वगैरह होता है कपड़े वाला, वो क्या करता है, हमारा जल की जो कठोरता है, मतलब जल के जो अणु हैं वो एकदम पास पास रहते हैं। जल कठोर है मतलब कि जल के अणु एकदम पास पास है, एकदम एक दूसरे से सटे हुए हैं। और जब वो क्या बोलते हैं, जब हम उसमें निरमा या फिर साबुन वगैरह डालते हैं तो उसकी कठोरता दूर होता है। तो कहने का मतलब जो जल हमारे कपड़े के अंदर घुस नहीं पा रहा था, तो ये हमारा निरमा और साबुन क्या किया, ये हमारे जल की कठोरता को दूर कर दिया, मतलब छोटे छोटे उनके टुकड़े कर दिए, तो ये हमारे कपड़े के अंदर घुस के और सारे मैल को ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, तो जल की कठोरता दूर करने में भी हम इस धावन सोडा का यूज़ करते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, आपको बातें समझ में आती होगी। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो प्रिय छात्रों, हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र देखते हैं, CaSO4 × 12 H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्यारे बच्चों देखिए, हेमी, जो हेमी शब्द होता है ना, ये क्या है, हेमी। हेमी मतलब होता है आधा। ठीक है, आधे के लिए हम हेमी शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेमी हाइड्रेट जल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, आधा क्या है, जल है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका हमने रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये देखिए, अब चेक करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। देखिए, डाई मतलब होता है दो, जब जहाँ पर 2 लिखा आएगा वहाँ हम डाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रेट मतलब जल। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, इसको जिप्सम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम भी बोलते हैं, जिप्सम भी बोलते हैं। जब इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह क्या मिलता है हमको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और ये 3/2 H2O। कहने का मतलब इसमें से कुछ जल का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कुछ जल इसमें से निकल जाता है, तो हमको क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या हुआ है, ये जो 2H2O मतलब डाईहाइड्रेट जल है, यह हमारा दो जो है किसमें बटा है, 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 4/2 यानी कुल मिला के 2 आ जाएगा। तो यह दो हाइड्रेट है, यही यहाँ पर क्या हुआ है, का निर्जलीकरण, जल का निर्जलीकरण हुआ है, मतलब कुछ जल आप निकल गया है। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनके तैयार हो गया। आप देखते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो पहला उपयोग है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के लिए किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके गांव में या आपके घर में या अगल बगल बहुत से लोगों का हड्डियाँ टूट जाता है। ठीक है, हड्डी टूट जाता है तो क्या डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर कि उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो जो वाइट रंग का प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, उसका सूत्र ये होता है और उसका नाम होता है
कैल्शियम, रासायनिक नाम उसका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हो गया। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, या तो याद ही रहेगा। और इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ या खिलौने के निर्माण में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका उपयोग यहाँ पर भी किया जाता है। कोई सजावटी सामान बनाना हो तो इसका यूज़ करेंगे, या फिर मूर्ति कोई बनाना हो या फिर कोई खिलौना बनाना हो तब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।